हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। तो रेस्पायरेशन में हमने 3 स्टेप बताए थे आपको। पहला हमने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा हमने आपको बताया था ETCITS। तो ये हो चुका हमारा, ये हो चुका। अब हमारा ये पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इन दोनों प्रोसेस में क्या बने हैं, NaDH2 बना है और FAH2 बना है, FADH2 बना है। तो उनको किसमें ATP में कन्वर्ट करने के लिए ये चेन चलती है। ठीक है, वैसे बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कुछ मात्रा में वाटर और कुछ मात्रा में ATP फॉर्मेशन के लिए ये ETS चलता है। तो ETS चलाने के लिए कुछ हमें कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और एंजाइम्स की तरह वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स या 5 जो प्रोटीन के बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर भी वर्क करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स 1। तो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये इस तरीके से डाल दिया, तो हम रोमन में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा वो NADH2 जो बना था उसका डिहाइड्रोजनेशन करेगा। इस वजह से उस कॉम्प्लेक्स का नाम रख दिया गया है NADH डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद दूसरा जो होता है वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्योंकि वो सक्सीनेट से बना हुआ FADH2 का डिहाइड्रेशन करता है। ठीक है, सक्सीनेट से जो क्रैब साइकिल पढ़ाया था हमने आपको, तो सक्सीनेट से फ्यूमेरिक एसिड बना था। तो जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ इस तरीके से साइकिल चल रही थी ना, ये सक्सीनेट है। सक्सीनेट से यहाँ पे फ्यूमेरेट बन रहा था, तो फ्यूमेरेट यहाँ पे क्या हो रहा था, FAD पॉजिटिव जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, FADH2 में कन्वर्ट हो रहा था ना। तो ये सक्सीनेट से प्राप्त होता है। इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम क्या रख देते हैं, सक्सीन, क्योंकि ये FADH2 का डिहाइड्रोजनेशन करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नाम रख देते हैं। थर्ड जो होता है उसको हम साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फोर्थ वाले को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो लास्ट वाला होता है, ठीक है, उसको हम ATP सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक F0 होता है और एक F1 होता है। जो आप ये पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना इस तरीके से, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड होती है। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से ये F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ये लास्ट वाला जो है अपना कॉम्प्लेक्स वो यही हो जाता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो कौन है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो 2 हैं, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाने वाले हैं ये। ठीक है, और ये जो है वो H पॉजिटिव्स को लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ एनर्जी को लूज़ करेंगे। ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये मोबाइल होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बट ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसके पहले आपने जब पढ़ा है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जब आप ये पढ़ते हैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। डबल लेयर कोई भी मेम्ब्रेन होगी, जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है, लेकिन वो खुद में भी डबल लेयर होती है। यहाँ पे लिपिड के 2 लेयर पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक है, यहाँ लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके नीचे हमने ये बनाई है इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये वाली, वो मैंने ये बना दी है डबल, और ये जो ये वाली मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है वो हमने ये बना दी। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्डेड नहीं बनाया, सीधा बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोसेस करानी है कुछ इस वजह से, लेकिन ये सारी होगी फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर ही। ठीक है, जिस तरीके से ये फोल्डेड, तो ये वाली भी डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये खुद भी डबल मेम्ब्रेन होगी। देखो जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो ये सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये खुद में डबल होती है इस तरीके से। सॉरी, ठीक है, और बीच में इस तरीके से प्रोटीन्स यहाँ पर भरे रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी जैसे ये बनी है ऐसे ही सेम यहाँ होगी ये। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर एक बनाती हैं और यहाँ ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे, तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन ये हो गई। अब इसके बीच में कुछ प्रोटीन्स धसे होते हैं, तो ये प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स है सेकेंड, और ये कॉम्प्लेक्स है थर्ड, और ये कॉम्प्लेक्स है फोर्थ, और ये लास्ट वाला फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरीके से पांचों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो NADH2 बना था, या NADH प्लस H पॉजिटिव बना था, तो ठीक है, हम जो हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया, तो हमने NADH बनाया है और H पॉजिटिव बनाया, तो इसको हम NADH2 भी लिख सकते हैं और NADH प्लस H भी लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ATP का बनाने के लिए, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बैठा होता है, यहाँ ऑक्सीजन अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा होता है, तो उसको वाटर बनाना होता है, तो वो वेट कर रहा होता है कब यहाँ पर H+ आयन आए। तो इसके लिए H+ आयन अब जो बहुत सारी मात्रा में बने, तो ईजिली यहाँ पर H+ आयन यहाँ पर नहीं पहुँच जाते हैं। ये क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो है, और ये यहाँ पर मैट्रिक्स भरा हुआ है। यहाँ क्या भरा है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चली थी, क्रेब्स साइकिल में बहुत सारा क्या बना था, CO2 बना था, साथ ही NADH2 बना था, और साथ ही FADH2 बना था। ठीक है, तो इनको ATP में कन्वर्ट होने के लिए ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर NADH2 यहाँ गया, NADH2 यहाँ पर जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके जो दो H+ आयन हैं वो यहाँ पर लूज़ हो जाएंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अंदर। अच्छा, जो ये मेम्ब्रेन है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए तो परमेबल है, बट हाइड्रोजन आयन के लिए परमेबल नहीं है, तो इसको यहाँ पर पार करने के लिए कुछ प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं वो किसके पास चले जाते हैं, FMN के पास जाते हैं। ठीक है, FN जो होता है, FMN जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, FES के पास कर देता है ट्रांसफ़र। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये FES जो होता है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि दो यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स होते हैं साथ में, कौन, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, क्विनोन, UB क्विनोन। तो इसको UB भी लिख सकते हैं, UBQ लिख सकते हैं, और कहाँ कहीं बुक में कहीं पर कोएंजाइम UB क्विनोन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब इससे जैसे ये यहाँ एनर्जी देगा तो जो H+ आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे इस तरीके से H2। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो UB क्विनोन H बन जाएगा, H2। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये तो मोबाइल है, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से जो H+ आयन है, तो हम यहाँ डायरेक्टली दिखा देंगे, बुक में यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से एरो लगा हुआ है, हम डॉट डॉट बना दें ताकि ये बिगड़ ना जाए। ठीक है, इस तरीके से, और H+ आयन जो है वो यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बने हुए थे वो कहाँ पहुँचेंगे हमारे, यहाँ से इधर साइटोक्रोम। हमने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या है, B और C साइटोक्रोम है यहाँ पर, तो ये यहाँ पहुँचेंगे साइटोक्रोम, किसके पास जाएंगे, B के पास, और B किसको ट्रांसफ़र कर देगा, FES को, और FES कर देगा साइटोक्रोम C1 को। क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर इसी समय क्या होगा कि जो FADH2, अच्छा ये लोग जो होते हैं वो FADH2 का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं या रिडक्शन नहीं करेंगे, ये सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वही करेगा। इसके लिए सेकंड कॉम्प्लेक्स केवल इसके लिए बना होता है। तो FADH2 को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा FAD पॉजिटिव बन जाएगा और H+ आयन यहाँ पर बहुत सारे निकल आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे साथ ही, तो ये भी यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। अब जो यहाँ पर है अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो साइटोक्रोम जो है, ये वाली चीज़ जो है FES वो इस वाले में होगी, और जो ये वाला मटेरियल है वो सारा किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में आएगा। मतलब ये मटेरियल कॉम्प्लेक्स थर्ड का है और ये मटेरियल जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स थर्ड में आपको ये दिखाई दिया है कि साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम C1, ठीक है, ये दिखा दिया आपको किस में, थर्ड में। और B में केवल होता है FES। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, FES ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पर किसको, UV क्विनोन को। UV क्विनोन फिर से यहाँ पे क्या बना लेगा, H लेकर के UQH बना लेगा, ठीक है, H2। तो इससे भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ चले जाएंगे, सॉरी H+ आयन, और यहाँ से भी जो हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ, इस पार पहुँच जाएंगे। यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो कहाँ आएंगे, साइटोक्रोम C के पास आएंगे, और साइटोक्रोम C से जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, साइटोक्रोम CA के पास, और इससे पहुँचेंगे यहाँ पर साइटोक्रोम A+ क्या है, A3 है। तो साइटोक्रोम C A3 के पास पहुँचेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएं, जब यहाँ रिमूव हो रहे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन बैठा हुआ है पहले से, तो ऑक्सीजन यहाँ H+ आयन और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एनर्जी जो है वो यहाँ पर आएगी, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन ये मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जो H+ आयन, अब यहाँ पर इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे बहुत सारा H+ आयन आ गया है। अब ये बाहर निकलने के लिए रेडी है कि इसको बाहर निकलना है, ठीक है, ये वापस मैट्रिक्स में इसको आना है। तो वापस मैट्रिक्स में आने के लिए इसके लिए एक रास्ता दिया गया है, वो रास्ता ये है, कौन है ये, F1 पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से। ये सारे के सारे जब H+ आयन यहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं, इस पार आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर ADP होता है। तो ADP जो H+ आयन है वो, और एनर्जी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ से यहाँ जब भी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो एनर्जी लॉस हुई, तो यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी है, तो वो एनर्जी प्लस एक PI फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी, ये मिला करके क्या बना लेती है, ये यहाँ था O2, क्या बना लेता है, ATP बन जाता है। तो यहाँ पर एक जब यहाँ से जाएगा NADH2 जब फर्स्ट टाइम यहाँ जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन, तब बनेगा एक ATP। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तब फिर एक H निकलेगा, तो फिर एक यहाँ से निकलेगा तब, तो एक NADH2 के एंटर करने से 3 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये चलती रहती है कंटिन्यू, और ATP का फॉर्मेशन होता रहता है, जिसमें ये 5 कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर भी पार्टिसिपेट करते हैं।